देखो जी देखो ये मेरी मौसियाँ हैं, मेरी मौसियाँ हैं। कहते हैं लोग कि माँ होती मौसियाँ, कहते हैं लोग कि माँ होती मौसियाँ। लेकिन यहाँ है झूठी ही रोटियाँ, लेकिन यहाँ है झूठी ये रोटियाँ। आग लगा कर ये सेकते हैं रोटियाँ। ये मेरी मौसियाँ, ये मेरी मौसियाँ। जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से गंगा बिहार कॉलोनी निकट उर्मी होटल, निकट लज्जाराम आश्रम, निकट शांति कुंज पोपतवाला से आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर मेरी जिंदगी का सच, इसके लिए धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर जाकर के मेरी ज़िंदगी का सच सुन सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपको मेरी ज़िंदगी का सच सुनने से आपको दर्द तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको मिल जाएगी। और हो सकता है कि वो ज्ञानवर्धक बातें, कुछ मोटिवेशनल बातें आपको सेट हो जाए दिमाग में और आप भी ऐसे लोगों से सतर्क हो जाएं। और आप हैरान भी होंगी कि ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। तो इसीलिए ये मैं गाना गा रही थी, देखो देखो ये मेरी मौसियाँ। जी हाँ, जिन्होंने मेरा पार्ट 96 मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच नहीं सुना है वो जाकर के सुने, और जिन्होंने सुना है उन्हें पता है कि ये गाना बिल्कुल मौसियों पर सेट था, कि मौसियों के कारण ही हुई थी मेरी ज़िंदगी बर्बाद। अब मैं और बना रही हूँ आगे जो जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं छोटे छोटे पल सारे डालूंगी अपने, जिससे कि आप लोग भी सतर्क हो ऐसे रिश्तेदारों से। और किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो जिससे कि आपका माइंड ओपन रहे दूसरे को समझने के लिए। तो आपको उससे, मेरी वीडियो से आप शिक्षित होंगे कि अरे ऐसा भी होता है क्या, तो कम से कम आपके नाक कान गला सब खुला रहेगा किसी को जज करने के लिए। तो मैं आज क्या और बताना चाहती हूँ कि मेरी मौसी ने जिस तरह से अफवाह फैला दी थी कि भाई मेरा चक्कर है, तो बताया था ना वो पार्ट 96 में कि हल्द्वानी वाली मौसी फिर छोड़ के चली गई थी। तो एक दो दिन बाद मेरी मम्मी से फिर इनकी वार्तालाप हुई फ़ोन पे कि अरे क्या हुआ हमारे जाने के बाद, हम तो ईशा को छोड़ गए थे, कुछ हुआ, अशोक जी ने कुछ कहा। तो इन्होंने, मम्मी ने, तो आपको पता ही मम्मी हमारी कैसी थी, अपनी बहनों के पक्ष में थी। वो तो अपने पति के भी पक्ष में नहीं थी, ना मेरे पक्ष में थी, सिर्फ अपनी बहनों के पक्ष में रहती थी। ठीक है, दिमागी हालत से वो बीमार थी, क्या थी समझ नहीं आता। नार्सिसिस्ट औरत तो आपको समझ ही रहे हैं कि कैसे खतरनाक होते हैं लोग। इसलिए मेरे पापा भी ज़्यादा मुंह नहीं लगते थे मेरी मम्मी के। इन्होंने जब चुगली करी मौसी ने, तो बोला कि अरे नहीं मारा, अरे कुछ भी नहीं कहा इसके पापा ने। और मेरी मम्मी ने बता दिया, प्रॉब्लम तो बैठ के सुलझ गई, वो बॉयफ्रेंड इसी का था। तब भी देखो क्या बोला, अरे नहीं नहीं पागल बना रही है, ये बॉयफ्रेंड इसी का ही है, इसी की डायरी में एक लड़के की फ़ोटो, और वो भी पड़ोस वाली लड़की, वही पटा के ले आई थी उसको कि ऐसे ऐसे बोल दियो मेरे पापा के सामने, नहीं तो मेरे पापा मुझे मारेंगे। तो उसने भी बोल दिया होगा हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसको लड़के को भी समझा के आगे हुई है ये ईशा का ही बॉयफ्रेंड है। मतलब इस तरह से मेरी मम्मी का मानसिक स्तर खराब करा बहनों ने। इसे कहते हैं असली दुश्मन। ना मिल रहे हो ना, तो ये पक्के पाकिस्तानी है मुझे तो लगता है। तो इन्होंने मेरी मम्मी को इस तरह से माइंड डाइवर्ट करा। मेरी मम्मी तो वो बस फिर तो उसी में ही सेट हो गई वो। और उस जब सेट हो गई तो उन्होंने तो मेरे साथ और व्यवहार खराब करना शुरू कर दिया, और पाबंदी लगानी शुरू कर दी, गंदी गंदी गाली से, जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जो मेरा मोहल्ला है वो जानता है कि मेरी मम्मी किस हद तक, एक गिरी हुई गालियाँ तक मुझे उच्चारण देती थी। वो मुझे हमेशा गाली से ही बोलती थी। उसने ना मुझे कभी गुड़िया प्यार से, ईशा बाबू में कभी नहीं बोला मेरी माँ ने, कभी नहीं। देखो मैं अपनी माँ की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अब सच बोल रही हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि अब अपने घर की कहानी बोल रही है, कुछ मेरी फ्रेंड्स बोल रही है कि भाई बुराई कर रही है। तो भैया मेरे साथ हुआ है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सच रख रही हूँ। जज भी दोनों पक्ष सुनता है, उसका मतलब बुराई नहीं होता। जब हम कोर्ट केस में जाते हैं, हम किसी इन्हें हमें परेशान किया होता है तो हम जज को बताते हैं, तो वो निंदा नहीं होती है। निंदा वो होती है जब हम झूठी अफवाह फैलाते हैं। हमारे साथ हुआ है, हम साथ बोल रहे हैं। जो ना मानसिक टॉर्चर, वो आंसू, वो दर्द, वो 2-2 दिन तक रोटी नहीं खाना, बाथरूम में जाकर के रोना, माँ की गालियाँ सुनना, फिर मारना, माँ का फिर फाउंडेशन लगना, ये सब क्या था? इनकी बहनों की वजह से तो हुआ सारा हमारे घर में। हमारे घर में तो शांति नहीं हुई।
हैं। जब तक तो जब पापा ब्रेड बेचते थे तब तो माँ की स्थिति सही थी। जैसी नौकरी लग गई माँ की स्थिति खराब कर दी इन बहनों ने। आगे लग गई इन्हें कि अशोक जिया जी की भी सरकारी नौकरी कैसे लग गई। इन्हें तो इतनी चुल मची है ना, इनकी तो घर में भी अगर मतलब पड़ोसी की दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये घर में ही है इनके आग लगाने वाले। कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करता है। मैं तो ये साफ बोलती हूँ, आज पहली बार जिंदगी में पहली बोल रही हूँ। मैं तो बस रिश्तों में पड़ी रही, मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरा चाचा, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मैं इसी के कारण चुप रही क्योंकि एक भूख थी, एक लालच था मुझे रिश्तों का। अब तो लालच ही खत्म कर दिया मैंने। अब मैं सच बोल रही हूँ, अब मैं सच रख रही हूँ। अब काहे की मर्यादा, जब तुम लोगों ने हम लोगों को जीने नहीं दिया चैन से, और ना सपोर्ट ना प्यार, ना कौन सा हम पैसे ले रहे हैं इनसे, लेकिन फिर भी एक मासी का लाड होता है, एक मामा का लाड होता है, वो भी खत्म करवा रहे थे हमारी माँ के कान भर भर के। फिर हुआ क्या है, इसका भुगतान मुझे कैसे भुगतना पड़ा, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आगे। मेरी मम्मी के दिमाग में सेट हो गया कि नहीं वो तो लड़का इसी का बॉयफ्रेंड था। मेरी मम्मी शक की हो गई शिकार। अब कहते हैं ना डॉक्टर के पास भी शक का इलाज नहीं है, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास नहीं है इलाज शक का। अब वो वहम की बीमारी में पल गई। मैं जहाँ जा जाऊँ मेरी मम्मी वहीं आ जाए। मैं पूरन की दुकान पर अगर 5 मिनट लेट हो जाए मेरी मम्मी वहाँ आ जाए। मैं रोड़ा पसारी की दुकान पर खड़ी हो जाऊँ, वहाँ पे भीड़ हो जाती है तो वहाँ पे लेट हो जाए। मेरी ट्यूशन तक आने लग गई, ललतारा पुल तक। फिर मैं जोगीवाड़ी भी ट्यूशन पढ़ी हूँ बल्लू सर से, वहाँ पे भी खड़ी हो जाती थी। वहाँ लड़कियों को बोल के आती थी कि कितने बजे छुट्टी होती है। अब लड़कियों को तो शक होता है ना वहाँ कि इसका मतलब ईशा टाइम पे घर नहीं जाती, इसकी मम्मी से ढूंढती है, नहीं आवारा है। कितना मुझे मानसिक टॉर्चर मुझे झेलना पड़ा है ना। अगर मैं रास्ते से ट्यूशन से आ रही हूँ, रास्ते में 2 मिनट रुक गई, या मंदिर में मैं सोचूं कि चल मंदिर माथा टेकती भी जाऊँ, या फिर कुछ चीज़ टिक्की गोलगप्पे वाले खड़े हैं तो आपको पता है वहाँ खड़े हो जाओगे तो 15-20 मिनट तो लगेगी। तो मैं टिक्की गोलगप्पे भी नहीं खा सकती थी। मुझे पता था मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते ट्यूशन पहुँच जाएगी। और वहाँ ट्यूशन में भी मुझे वहाँ टीचर के सामने भी गालियाँ देती थी। वो टीचर भी हैं आज भी जिंदा, उनके सामने भी मुझे जलील करती थी कि ये तो धंधा करती है, मेरी लड़की धंधा करती है, इस पर नज़र रखा करो। मेरी तो बहन के घर चली गई थी, वहाँ पे भी ये लड़का पहुँच गया था। मतलब इसने इतना गंद बोला ना, मेरी माँ ने मुझे इतना जगह जगह मुझे जलील करा। फिर क्या हुआ, ये बात फिर पहुँची हमारे खास, जो जिसे कहते हैं ना हमारे रिश्तेदार से भी खास, हमारे पड़ोसी रविंदर ताऊ जी, पुष्पी के पापा। क्योंकि बेचल एम्प्लॉय थे, हमारे पापा से अच्छा था, उनका आना जाना बैठना था, हम एक फैमिली की तरह ही रहते थे। तो वो हमारे घर में आते थे। एक व्यक्ति और आता था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि उसने भी कहाँ आग लगाई है मेरी मम्मी को। तो ताऊ जी आए तो मेरी मम्मी ने मैं जब ट्यूशन गई, पापा ड्यूटी गए, तो मेरे ताऊ जी को बोला कि इसका ना चक्कर है और ऐसे ऐसे है। और ताऊ जी ने जांच करी। ताऊ जी ने कहा मैं तो जांच करूँगा भाई, ये तो आज पता चल रहा है, अरे गुड़िया का चक्कर है, ये तो कमाल हो गया। तो ताऊ जी लग गए मेरी निगरानी में। CID फ्री की CID मिली है मुझे। तो ताऊ जी मेरे पे निगरानी करने लगे। मैं जहाँ जहाँ जाती थी, गुप्त निगरानी, मुझे नहीं पता था ये, मुझे नहीं पता था। मेरी नज़रों के सामने बहुत कम आते थे, लेकिन मेरा बोलना चल रहा था। हाँ, मैं ताऊ जी के साथ जाने लग गई। ताऊ जी बोले बेटा कहाँ जा रही है। मैंने कहा ताऊ जी ट्यूशन दे रही, चला मैं छोड़ दूँ। मैं बैठ गई स्कूटर में, ठीक है भैया, अपना पैर कौन दुखाएगा। ललतारा पुल तक पैदल, मेरी ललतारा पुल पर ट्यूशन थी तब, तो बैठ जाती थी। ताऊ जी आप ड्यूटी जाओगे, हाँ बेटा चल, मेरे को बेचल छोड़ देना। ताऊ जी आप वहाँ तक रानीपुर मोड़ तक कभी जाओगे तो मुझे बता देना, मुझे वहाँ सामान लेने जाना है। चलो हाँ बेटा बैठ, है ना। ताऊ जी के साथ भी गई हूँ मैं, रविंदर ताऊ जी के साथ गई हूँ, अरुण चाचा जी के साथ गई हूँ, नरेश अंकल जो ऊपर रहते हैं, एडवोकेट सुनील के पापा। भाई अपना ही मोहल्ला होता है, प्यार होता है, एक विश्वास होता है कि भाई चाचा ताऊ है हमारे, तो कोई भी बच्चा चला जाता था। पहले तो ये चला जाता था, अब तो बहुत ही डर लगता है ऐसे लोगों के साथ जाने में कि पता नहीं कब हम पे ही वार कर जाए कोई बंदा। लेकिन फिर भी देखो दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी नज़र में रविंदर ताऊ जी ने मेरे ऊपर कोई ऐसी गलत निगाह नहीं डाली। उनका ये था एक मकसद कि इसकी माँ जो बोल रही है पहले उसको खोजूं, किससे चक्कर चल रहा है, और ये जाति का है। तो इस कारण ये निगरानी करने लगे। और ये निगरानी करने लगे या क्या मकसद था, अंदर का मकसद तो ताऊ जी जानते होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये मेरे साथ सिक्योरिटी है। क्यों, फिर 1-2 बार क्या हुआ, अचानक से मेरी फ्रेंड की नज़र पड़ गई। तो मेरी फ्रेंड की नज़र पड़ गई, तो ये पेड़ के नीचे माया देवी के यहाँ खड़े थे, और मेरी फ्रेंड ने कहा देख देख ये तेरे ताऊ जी खड़े हैं। मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने हाथ हिलाया ताऊ जी को, ताऊ जी पास में आ गए। तो मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड है, एक बार दिख गया। उसके बाद मेरी दूसरी फ्रेंड वो आई, तो मेरे पास ग्रुप था, तो वो उस दिन नहीं थी। जब वो दूसरी फ्रेंड थी, उसने मुझे, उसको नहीं पता था मेरे ताऊ जी है, तो उसने मुझे ऐसे हंस के बोल दिया। आजकल तो ईशा के ना बुढ़े दीवाने हो रहे हैं, उसने हंस के बोल दिया, सुन रही होगी वो भी मुझे।
तो मैंने कहा क्यों, तो ऐसे क्यों कह रही है कि मेरा कहीं चक्कर चल रहा है? कह रही देख हम तो इतने टाइम से ट्यूशन आ रहे हैं, एक ये वाला बुड्ढा जो है ना ये आए दिन मेरे को यहीं से दिखता है और वो चोरी से तुझे देखता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तेरा पीछा कर रहा हो? मैंने जब देखा मैंने तो ताऊ जी है, फिर मैंने फिर हाथ हिला दिया, मैंने फिर ताऊ जी को बुला लिया, मैंने कहा ताऊ जी ये मेरी दूसरी फ्रेंड है। अब वो कह रही है तेरे ताऊ जी? मैंने कहा हाँ पड़ोस में रहते हैं, और मेरे पापा कहते थे पड़ोस में जो भी बड़े लोग रहते हैं ना चाचा ताऊ होते हैं सब, ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए। मैंने कहा तो ये ताऊ जी हैं, और इनसे मैंने हेलो हाय करवाया ताऊ जी से, जो भी होता है आप समझ गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ताऊ जी ने सारी निगरानी करी, पता नहीं ताऊ जी को राज मिला नहीं मिला, समझ नहीं आया। अब मेरा चक्कर तो उससे था नहीं जो उस लड़की से था, तब मेरा चक्कर नहीं था। चक्कर मेरा कहाँ चला वो भी मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे मेरा भी दिल टूटा है, ठीक है ना, क्योंकि उस उम्र में तो सबको हो जाता है प्यार। तो फिर हुआ क्या, क्योंकि सब जो लोग कह रहे होंगे कि सबकी बात बोल रही, तो मैं अपनी भी बताऊंगी मेरे साथ हुआ क्या है। तो ताऊ जी निगरानी करने लगे, मेरी मम्मी की अलग बात सुनते थे और ताऊ जी मेरी अलग देखते थे कि भाई ये तो सही जगह ट्यूशन आ रही है, सही जगह स्कूल आ रही है, इसकी माँ कहती चक्कर है। ताऊ जी भी उलझ गए, ताऊ जी भी उलझ गए, पर निगरानी करते चले गए। फिर ताऊ जी ने कहा हो सकता है कि मेरी गलत हो, तब ताऊ जी ने सीआईडी लेनी शुरू करी सुभाष चाचा से। तब हमारा सुभाष चाचा मास्टर पोसी से इतना मेल मिलाप नहीं था, क्योंकि इनकी बेटी तो बाद में आई थी इनके पास रहने, जब मेरी फ्रेंड बनी। तब ताऊ जी अकेले वहाँ बैठते थे तो मास्टर पोसी से पूछताछ करते थे कि अरोड़ा की लड़की इधर गई क्या, अभी ईशा गुड़िया इधर से गई क्या, कितने बजे गई, इधर को मंडी की तरफ गई या जोगीवाड़ी की तरफ गई। तो इस तरह से ये मुझसे पूछते थे। एक दिन मुझसे मास्टर पोसी ने पूछ लिया कि बेटा इधर आ। मैं बोलती तो थी नहीं मास्टर पोसी से। मैंने कहा हाँ चाचा जी बोलो। बोला कि तू कहाँ जाती है? मैंने कहा मैं कहाँ जाती हूँ, मैं तो ट्यूशन वूशन। कह रहा नहीं ट्यूशन वूशन का तो टाइम जाती है, तू शाम को 1-1.5 घंटे के लिए कहाँ जाती है? मैंने कहा मेरी मम्मी को ना बताना, मेरी मम्मी वहाँ पहुँच जाएगी, मैं ना गुरुद्वारे जाती हूँ शाम को पाठ करने, देखिए ठीक है। अब कह रहा तो तेरी ना निगरानी करता है पुष्पी के पापा। मैंने कहा अरे, मैंने कहा दिखे तो हैं ताऊ जी, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं कहा मेरी माँ ने लगाया होगा, मैंने कहा इसकी तो आदत है, यहाँ भाग गई वहाँ भाग गई यहाँ भाग गई। मैं कहा जिस दिन मेरे को भागना होगा ये मेरे को पकड़ लेगी। मैंने उस समय उनको सुना दी। मैं कहा मेरे तो जीना आराम कर दिया इस पागल माँ ने। अच्छा इसकी माँ बहनों ने इसे सिखा दिया है ना, इसकी बहनें सिखाती ना, ये इतना मेरे पीछे कोई पड़ता। फिर क्या हुआ कि मैं डेली मंदिर पूजा पाठ में जाती थी, कुशा घाट पे भी गाय वाय को रोटी देने जाती थी। वहाँ पे मैंने कहा ना सारे बेरी शामिल है, तो वहाँ पर मुझे दिखे अरविंद ताऊ जी, अरविंद बेरी जी, ठीक है, अरविंद बेरी जी जो पुष्पी के पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। और जो उनके बेटे हैं नोनू बेरी जी, वो इनके घर में आना जाना है। और पुष्पी के शायद पुष्पी पंकज इनके तीनों बेटों के एक बोलचाल भी है इनसे, लोकल बंदा है। क्योंकि नोनू भैया के नान का जो है वो मठ में है, जो नान का आप समझ गए ना, उनकी मम्मी का मायका वो मठ में है, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, मेरे को ये भी नहीं पता था ये अरविंद बेरी जी हैं। ये अरविंद बेरी जी मुझे बाद में पता लगे मेरी सास के द्वारा। ये तो मुझे ये पता था कि ये ताऊ जी के बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। एक बार ताऊ जी जब घाट पे वहाँ खड़े हुए थे, तब मैं वहाँ पे गाय को रोटी देने जाती थी, और एक नुक्कड़ पे पान की दुकान है, उससे मैं मीठा पान लेती थी। सर्दी में कभी कभी जब मेरे गले में खांसी हो जाती थी तो मेरी मम्मी कहती थी पूरी रात खांस रही है, जब मुलट्ठी वाला पान बना ला। तो मैं पान लेने जाती थी, तो मुझे पान की दुकान पर ही ताऊ जी और ये अरविंद ताऊ जी एक साथ मुझे दिखे। तब मुझे नहीं पता थी अरविंद बेरी जी है। मैंने कहा ताऊ जी मैं पान ले रही हूँ, तो उन्होंने कहा अरे बेटा मैं दे दूंगा पैसे। हाँ ये बात है कि ताऊ जी ने कहा पान बना दे इसको, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिगरेट पीता ही हूँ यहाँ पर। तो मैंने वो पैसे नहीं दिए थे, तब 5 रुपये का पान बनवा के मैंने कहा खाली मुलट्ठी डाल के दे दो, मुझे खांसी हो रही है। तो अच्छा सा पान बनवा के दिया था। तब इनके साथ वो खड़े हुए थे अरविंद बेरी जी, ताऊ जी, जिसे कहते हैं ताया ससुर। मैंने को नहीं पता था कि अरविंद बेरी जी है, तो मैंने देखा कि बोले हाँ मुलट्ठी ज़्यादा डाल दियो, गुड़िया की खांसी ठीक हो जानी चाहिए, ये बात उन्होंने बोली। लेकिन मैंने कहा थैंक यू अंकल, और मैं लेके चली गई। मैंने ताऊ जी को भी बोला, मैंने कहा थैंक यू अंकल, मैंने कहा पैसे दे देती हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों सिगरेट पी रहे, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो मैंने भी नमस्ते करी, मैं कहा अंकल नमस्ते करी, और मैं चली गई अपने घर। वो उस दिन पान मैंने फ्री में ही खाया था पुष्पी के पापा का।
तो इस तरह से वो मेरी निगरानी करने लग गए। अब आप देखो, सारे बेरी एक है, मैंने बताया ना, सारे बेरियों ने मिलके फंसाया मुझे। अब इधर से अरविंद ताऊ जी, अब मैं तो नज़र में आ गई ना, उनको तो वहाँ से ही प्रॉपर्टी वहाँ से दिख गई सबको। अरे ये तो नहीं, इसकी लड़कियाँ खराब कर दो, हत्ते लग जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये मैचिंग देखो, रविंद्र ताऊ जी के बेस्ट फ्रेंड अरविंद बेरी जी, उनके बेटे भी इनकी फैमिली में, और अरविंद ताऊ जी की वाइफ जो मंजू ताई जी हैं, उनका मायका मठ में। ठीक, अब और जो मेरी सास की बेस्ट फ्रेंड है प्रभा जी, प्रभा आंटी समधन किसकी, नीरज की, पुष्पी के भाई की सास, रविंद्र ताऊ जी की समधन। ठीक है, और चारू दीदी ने मेरा रिश्ता कराया, वो उनकी भांजी लगती है। और जो उनके बेटे जो दुनिया में नहीं है प्रभा आंटी के, वो राहुल बेरी जी के बेस्ट फ्रेंड और महालक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स पालीवाल धर्मशाला में इनकी जू चपाटी लगती थी। अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या मेरे को पूरा ग्रुप ऑफ गैंग फंसाने में लगा हुआ था। सिर्फ ये 2 बेटियां बर्बाद कर दो और संपत्ति हड़प लो। ठीक है, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे को आस पड़ोस की मौती बजा के 2-4 अंकल ने बताया कि तेरी बेरी क्या हो रही है, अरविंद बेरी क्या यहाँ तो नहीं हो रही तेरी शादी। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानती, क्योंकि अरविंद बेरी ताऊ जी मुझे बाद में पता चला कि ये मेरे हस्बैंड के वो हैं ताऊ। ये तो बाद में पता चली ना, जब मायके आ गई, रूमा बेरी जी ने बताया मुझे कि अरविंद बेरी मेरी सास का जेठ है। तो मैंने कहा क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कह रहे तेरे ससुर का नाम क्या? मैंने कहा मेरे को तो अभी ससुर का नाम भी नहीं पता, अभी तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है मेरी सास का नाम रूमा बेरी है, मेरे पति का नाम सचिन बेरी के कार्ड में लिखा हुआ है। मैंने कहा मुझे अपने ससुर का नाम नहीं पता। तो बोले कि तू कौन से वाले भाई के यहाँ तेरी शादी हो रही? मेरे को पता ही नहीं ना मुझे इनके पापा का नाम। तो बिन्नू बिन्नू करके बोलते थे। तो ये मुझे बोले कि अरे ये तेरी शादी तो कर रहे हैं, नास है ये तो भूमाफिया है पुराने। ये बोला गया है, क्या बोला? भूमाफिया है पुराने, ये तेरे से शादी नहीं कर रहे हैं, ये तेरे बाप का मकान हड़पने के लिए, ये तो तुझे मार देंगे। पर ये नहीं समझ आ रहा तो शादी किसके घर में कर रही है, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा परिवार है बेरियों का, किसकी बहू बन रही है तू? मैंने कहा अंकल ये तो पता नहीं। कह रहे क्यों, दादी ने नहीं बातचीत करी? मैंने कहा आपको तो पता है दादी कहाँ करेगी, दादी तो पिता के मरने के बाद तो भूल गई हमें दादी जी हमारी, जिसके पल्ले दाने दादी भी उसे पहचाने, दादी तो भूल गई। अब तो देने वाला चला गया, लेने वाले धरती पे रह गए थे। तो दादी ने कहा कहीं गुड़िया मेरे से माली और ना लपेट ले, तो इसलिए हाथ से दूर कर दो, जहाँ जा रही है वहाँ मरो। अब क्या पता ये इनकी प्लानिंग थी मुझे बेरियों के खानदान में डालने की, या फिर मेरा संजोग था, या मेरा कर्मा था। चलिए बताइए, मुझे कमेंट कीजिए कि मेरा ये संजोग था या कर्मा था। और जिस तरह से मेरी मम्मी ने सीआईडी लगाई, क्या मेरी माँ गलत थी या मेरी मौसी गलत थी? कमेंट कीजिएगा, आपको भी पता चलेगा कि ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। क्योंकि मेरी माँ को मानसिक उलझना में डालने के लिए ना ये बहनों का पूरा रोल है, ताकि वो पागल हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा आदमी बताऊंगी जो हमारे घर में बैठकर मुखबरी करते थे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए मेरे क्या कसम में जिंदगी का सच।